सबको नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। सावन चल रहे हैं, बरसात नहीं हो रही है। शिव आराधना कीजिए, बरसात होगी। आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के टॉपिक पर डिस्कशन कर रहा हूँ। एक सेशन रखा है जो आइसोस्टेसी या भू संतुलन से संबंधित है। अब आइसोस्टेसी और भू संतुलन होता क्या है, हमारे मस्तिष्क में एक सामान्य प्रश्न उठता है। तो अगर आप ये ग्लोब देखते हैं तो आप इस ग्लोब के ऊपर पाते हैं कि कहीं पर पर्वत हैं ऊंचे ऊंचे, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर मैदान हैं, कहीं पर महासागरीय खाइयां हैं। 11,000 तक की मैरियाना ट्रेंचेस हैं प्रशांत महासागर में, और 8,048 मीटर तक का माउंट एवरेस्ट है। तो इतने ऊंचे और इतने नीचे या गहरे खाइयों के बीच में ये कैसे संतुलन बना रहता है? और पृथ्वी भी घूम रही है निरंतर, ये पश्चिम से पूर्व घूम रही है, इस प्रकार से आप जानते हैं। तो कैसे संभव है कि पूरी की पूरी पृथ्वी पर ये भू संतुलन बना रहता है? ये एक प्रकार का आप मैकेनिज्म बोल सकते हैं जो प्रकृति ने हमको दिया है, और प्रकृति ने इस रूप में दिया है कि सब इन ऊंचे और नीचे महाखंडों या स्थल खंडों के बीच में एक संतुलन बना रहे। ये गुरुत्वाकर्षण से भी संबंधित हो सकता है और इसका खुद का अपना डॉक्ट्राइन भी हो सकता है। अब जो आइसोस्टेसी वर्ड है ये यूनानी भाषा से आया है, और यूनानी भाषा में इसको ग्रीक लैंग्वेज में आइसोस्टेसियस के नाम से जाना जाता है। पहली बार इस वर्ड का इस्तेमाल, इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल डटन नामक एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट ने किया था। हालांकि डटन से पहले भी भू संतुलन पर कार्य प्रारंभ हो चुके थे, लेकिन सिद्धांत के रूप में पहली बार इसको डटन ने और इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, और एक विस्तृत सिद्धांत के रूप में दुनिया के सामने रखा। अब एक छोटी सी डेफिनेशन में आपको यहां बताना चाहूंगा कि ए मैकेनिकल स्टेबिलिटी बिटवीन द अपस्टैंडिंग पार्ट एंड लोइंग बेसिंग ऑन द रोटेटिंग अर्थ। पृथ्वी जो घूम रही है उसके ऊपर जो उठे हुए भाग हैं और जो महासागरीय निम्न भाग हैं उनके बीच में एक संबंध बना हुआ है स्टेबिलिटी का, और वो स्टेबिलिटी का या स्थायित्व का जो संबंध है वो ही भू संतुलन या आइसोस्टेसी कहलाता है। अब यहाँ आइए कि यह बात होती है यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग डेप्थ, और ये कॉन्सेप्ट 1859 में दिया गया। और ये 1859 में जो कॉन्सेप्ट दिया था, उससे पहले मैं 1855 की बात कर लेता हूँ, सॉरी। ये कॉन्सेप्ट 1855 में कॉन्सेप्ट दिया था एरी नामक विद्वान ने, जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोनॉमर थे। और उन्होंने कहा कि वेरिंग डेंसिटी विथ यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग थिक डेप्थ, यानी कि जो स्थलीय भागों पे जो डेंसिटी है वो समान है, और नीचे वाले भागों में डेप्थ जो है वो अलग अलग है। यानी कि यहाँ वो रूट फॉर्मेशन की भी बात कर रहे हैं एक प्रकार से। फिर 1859 में आइए ये कॉन्सेप्ट गिवन बाय प्राट, इन्होंने थोड़ा इससे उलट दिया। ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म डेप्थ के समान तो गहराई है विथ वेरिंग डेंसिटी, और ऊपरी भाग जो हैं उनकी डेंसिटी अधिक अलग अलग है, और जो जितने ऊंचे भाग हैं उनकी डेंसिटी कम है, उससे नीचे वाले भागों की डेंसिटी ज़्यादा है, उसके नीचे वाले भागों डेंसिटी और भी ज़्यादा है, और महासागरी तली जो है उनकी डेंसिटी या घनत्व सर्वाधिक है। इसी प्रकार से 1859 में डटन ने भी एक आइडिया दिया कि वो कहते हैं कि आइडियल कंडीशन ऑफ ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम, एक आदर्श स्थिति, और उसमें
वो कंट्रोल किया जाता है हाइट ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन फ्लोर्स इन द अकरेंस अकॉर्डिंग्स विद द डेंसिटी ऑफ देयर अंडरलाइंग रॉक, यानी कि ऊंचे उठे भागों में और नीचे वाले भागों में, महासागरीय भागों में एक संतुलन, गुरुत्वाकर्षण संतुलन बना रहता है, जिसके कारण से भूसंतुलन की स्थिति पृथ्वी पर बनी रहती है, ऐसा डटन कहते हैं। एंड ही सपोर्ट एरी एंड प्राट बोथ, उसने एरी और प्राट दोनों को सपोर्ट करने की बात की। 1940 में डेली ने भी एक कॉन्सेप्ट दिया इससे संबंधित, उन्होंने कहा इट इज द प्रिंसिपल ऑफ अर्थ साइंस, ये पृथ्वी विज्ञान का एक कॉन्सेप्ट है, वेयर बाई वन अंडरस्टैंड with the continent stand nearby 3 miles above and floor and deep ocean, कि डीप ओशन और महाद्वीपों पे जो विस्तृत भाग हैं, ऊंचे उठे हुए भाग हैं, उनके बीच में एक गहरा संबंध बना रहता है। फिर आता है कि यहाँ पर इससे हटकर हम और निकल के बाहर आते हैं। ये कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी पर जो भूसंतुलन है वो प्रारंभ से बना हुआ है। अगर ये भूसंतुलन बिगड़ जाए तो कल्पना कीजिए कि घूमती हुई अर्थ पर, रोटेटिंग करती हुई अर्थ पर क्या पर्वत, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान, गर्त, उनमें यह असंतुलन पैदा हो जाए किसी प्रकार से, तो ये संतुलन बिगड़ सकता है। लेकिन प्रकृति के जो नियम हैं वो इतने सटीक हैं कि ये संतुलन बिगड़ता नहीं। अगर बिगड़ेगा भी कभी तो ये प्रकृति के द्वारा ही बिगड़ेगा। लेकिन मनुष्य का योगदान भी इसमें अब देखने को मिल रहा है। मनुष्य अपने विकास के लिए ऊंचे ऊंचे पर्वतों को साफ कर देता है, पठारों को साफ कर देता है और उनका मटेरियल ले जाकर मैदानी क्षेत्रों में, नगरों के बसाने में लगा देता है। तो एक तरफ जब प्रकृति ने पर्वतों और पठारों को बनाया, मनुष्य ने उसको काटकर अन्यत्र स्थानों पर लगा दिया है। तो यहाँ पर रीजनल या क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होता है कई बार, जैसे कोयना के डैम के आसपास हुआ। चाइना में भी इस प्रकार के एग्जाम्पल मिलते हैं। चाइना इस समय विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है, बिल्कुल पाश्चात्य जगत को फॉलो करते हुए एक ब्लाइंड रेस में वो शामिल हो गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाइना की जो टोपोग्राफी है और जो सिस्मिक जोन्स है वहाँ पर बहुत हाई हैं, तो बहुत तेजी से चाइना का रीजनल भू संतुलन बदल रहा है और उसके बदलने से आने वाले समय में चाइना में बहुत ही भारी भूकंप आने की संभावना बहुत बहुत तेजी से बनी हुई है, बढ़ी है ये। अब वहाँ की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो इस चीज को फॉलो नहीं करती, वो एक अलग बात है। अब इनमें से हम एरी और प्राट के विचारों को विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। पहले आप देखिए कि एरी ने क्या कहा। एरी ने यहां पर बताया है इस डायग्राम में कि ये माउंटेन्स हैं, ये प्लेटो हैं, ये प्लेन है और ये ओशंस हैं, और ये 35% भाग हैं सब और 65% इनकी जड़ें हैं। यानी कि जो भाग जितना ऊंचा है उसकी जड़ें या उसकी गहराई उतनी ही अधिक है। अब जो जितना भाग ऊंचा है ये वर्टिकल फॉर्म में है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब इसकी जो जितना ऊंचा भाग है उसकी नीचे लेस डेंसिटी है, पठार है उसकी हाई डेंसिटी है वर्टिकल फॉर्म में, प्लेन है उसकी वेरी हाई डेंसिटी है, और जो ओशनिक बेसिन है महासागरों का की जो तली है उसकी वेरी वेरी हाई डेंसिटी है। तो एक भू संतुलन की स्थिति यहां पर बन रही है। वो कहते हैं कि रूट फॉर्मेशन है, जितने महाद्वीपीय भाग में स्थल रूप जितने ज्यादा ऊंचे उठे हुए होंगे उनकी उतनी ही अधिक गहराई होगी। और ये वाला जो पार्ट है ये पृथ्वी का मैग्मा वाला पार्ट है, इसे आप सियाल कह सकते हैं, इसे सीमा कह सकते हैं। और सियाल आप जानते हैं हमेशा हल्के पदार्थों का बना होता है और मैग्मा भारी पदार्थों का बना होता है। इसकी सामान्य डेंसिटी हम 2.67 मानते हैं और इसकी 3.0।
तो 3.0 2.7 से ज़्यादा है, इसलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। और ये पूरा का पूरा हमारा लिथोस्फीयर इस मैग्मा पर तैरने वाली स्थिति में है, फ्लोटिंग फॉर्म में है, बायोन्सी फॉर्म में है। ऐसा प्राट मान के चलते हैं, एरी मानते हुए चलते हैं। और इसको और भी ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूं तो वो यहाँ आप देखिए, ये हिमालय है और हिमालय की जो प्लेट है वो टकराते हुए, ये इंडियन प्लेट है जो टकराते हुए तिब्बतन प्लेट के नीचे मेंटल में जा रही है। यहाँ पर ये लेस डेंसिटी रॉक्स है और ये कल्याण है, ये कल्याणपुरा है और ये दामा रेज है जो प्लेटो वाले पार्ट में चली जाती है महाराष्ट्र में। अब आप देखिए यहाँ की तली से कल्याण की दूरी 96 किलोमीटर है और कल्याण से कल्याणपुर 603 किलोमीटर की दूरी है। जब यहाँ पर जियोडेटिक सर्वे किया गया स्थान जो अक्षांश बनाने के लिए लगभग 1850 के बाद में 19वीं शताब्दी के मध्य में, तो जॉर्ज एवरेस्ट उस समय यहाँ पर सर्वेयर जनरल थे। उन्होंने सर्वे के दौरान ये पाया कि जो ओरिजिनल एक्सपेक्टेड डिस्टेंस आनी चाहिए थी या प्लम लाइन का जो झुकाव होना चाहिए वो 15.885 सेकंड्स होना चाहिए, लेकिन आया कितना, वो 5.236 सेकंड्स। अब ये कम क्यों आया? माना गया था इतना और आ रहा है इतना। प्राट ने भी जब सर्वे किया तो इतना एक्सपेक्ट किया था, लेकिन आया कम वो। तो ये माना गया उनके द्वारा कि कुछ लोगों के द्वारा, विशेषकर एरी और प्राट वगैरह की, हिमालय हल्के पदार्थों के बने हुए ये बुलबुलों के रूप में हो सकते हैं और बबल्स के फॉर्म में इनकी रचना हुई होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। जो प्लम लाइन का झुकाव है वो झुकाव हम ये प्लम लाइन और प्लम बॉब का इस्तेमाल दोनों सर्वे में करते हैं। आपको मैं बताऊं कि जो सर्वे किए गए थे, एक तो ट्रायंगुलेशन मेथड के द्वारा किया गया था और दूसरा सर्वे जो है वो खगोलीय विधि के द्वारा किया गया था। अब ये अक्षांश निर्धारण में दो विधियों का प्रयोग इसलिए करते हैं कि दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर किया जा सके, दोनों के रिजल्ट्स की तुलना की जा सके। और तुलना सही तब और रिजल्ट सही तब होते हैं जब उनका रिजल्ट 0 आए, यानी कि किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आए। एक विधि से हो सकता है कि गलती हो जाए, लेकिन दो विधियों से गलती नहीं होती है। दो विधि से जो परिणाम होते हैं उनको कंपेयर किया जाता है, उनको तुलना की जाती है और ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि अगर वो 0 रिजल्ट आ रहा है तो बिल्कुल सही है और कहीं पर अंतर आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है, जैसे कल्याण और कल्याणपुरा में हुआ। यहां पर एरी ये मान के चलते हैं कि महाद्वीपीय भाग सीमा पर या मेंटल पर तैरने वाली अवस्था में है और उनकी जड़ें से मतलब है वो जितने ऊपर उठे हुए हैं उससे कई ज्यादा अंदर की ओर हैं, यानी कि महाद्वीपीय भागों में महाद्वीपीय भागों में अंदर की ओर धसे हुए हैं, ऐसा एरी मानते हुए चलते हैं। अब एरी की जो संकल्पना है ये दो चीज पर आधारित है। अगर आज की हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को देखें तो एरी का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा साइंटिफिक है। विशेषकर दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जो धसाव हो रहा है और धसाव के साथ ऊपर महाद्वीपों के हल्के किनारों पर पर्वतों का निर्माण हो रहा है। विशेषकर मोरदार पर्वत, अभी वर्तमान समय के टर्शरी पीरियड के जो मोरदार पर्वत है उनका निर्माण हो रहा है और उनकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, ऐसा माना जाता है। ऐसा अध्ययन के बाद में रिजल्ट आया है, वैज्ञानिक अध्ययन के बाद में रिजल्ट आया है। और पूर्व के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि हमारी इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में मूव कर रही है। अब ये मूव करती हुई मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका के पास से आई है, जो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और भूमध्य सागर को क्रॉस करते हुए, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों को या भूमध्य रेखा को क्रॉस करते हुए ये उत्तर की ओर बढ़ी है और तिब्बतन प्लेट से आके टकराई है
और ये हैवी हो जाने के कारण से नीचे की ओर धंसी हुई। अब प्रश्न कई बार ये उठता है, ये पूछा भी जाता है कि इंडियन प्लेट को हम महाद्वीपीय प्लेट माने या महासागरीय प्लेट माने, क्योंकि इंडियन प्लेट जो ऊपर हमें भारतीय स्थल भाग दिख रहा है वो ही नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा वो ओशनिक प्लेट है जो पूरे के पूरे हिंद महासागर को घेरे हुए है। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन प्लेट को हम महाद्वीपीय प्लेट माने या महासागरीय प्लेट माने। तो कई विद्वान कहते हैं कि ये 10 to 15% तो कॉन्टिनेंटल है, बाकी मोर देन 80 और 90% तक ये ओशनिक प्लेट है, महासागरीय प्लेट है। तो इसका प्रतिशत अधिक होने के कारण क्यों ना इसको एक महासागरीय प्लेट के रूप में काउंट किया जाए, गिना जाए, ना कि महाद्वीपीय के रूप में। मेरा ये सबमिशन है कि इसको महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों रूप में रखा जाए। जैसे कुछ प्लेट्स ऐसी है जो पूरी की पूरी तरह से महाद्वीपीय है, जैसे उत्तर और दक्षिणी अमेरिका वाली प्लेट्स हैं, वो पूरी की पूरी तरह से महाद्वीपीय हैं। महासागरीय प्लेट दोनों अलग हैं उनसे। जो अटलांटिक महासागर ओशनिक महासागरीय प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट है वो बिल्कुल उनसे अलग है। लेकिन हमारी इंडियन प्लेट और उसके बाद में जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो महाद्वीपीय क्षेत्रों के साथ साथ, महाद्वीपीय प्लेट होने के साथ साथ ओशनिक प्लेट या महासागरीय प्लेट भी है। और ऑस्ट्रेलिया तो बहुत बड़ा है इंडिया की तुलना में, लेकिन इंडिया हमारी इस इंडियन प्लेट के ऊपर सिर्फ उत्तरी भाग में महासागरों से बाहर निकला हुआ है। बाकी लगभग 85 से 90% जो है वो ओशनिक प्लेट या महासागरीय प्लेट के रूप में है। अब मैं 2 पॉइंट यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा जो मैंने यहाँ लिखा है। एरीज व्यू सपोर्ट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। एरी का जो व्यू है ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समर्थन देता है। समर्थन किस रूप में देता है मैंने आपका उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया। फिर इट ऑल्सो सपोर्ट कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन्स, भूसन्नति के जो सिद्धांत है उसको भी ये सपोर्ट करता है। तो जितने भी ये चाहे एरी हो, चाहे प्राट हो, चाहे डेली हो, चाहे डेटन हो, चाहे आर्थर होम्स हो, उन्होंने जो भूसन्नति से संबंधित सिद्धांत दिए हैं, अपनी विचारधारा रखी है, उनमें सबसे सटीक और सबसे वैज्ञानिक अगर विचारधारा है तो वो एरी की है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को, जो कि सर्वमान्य सिद्धांत हो गया है, उसको सपोर्ट करता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ऊपर जो है उनकी डेंसिटी बराबर है और नीचे जो उनकी जो गहराई है वो अलग अलग है। इसलिए हम कहते हैं यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग थिकनेस, वेरिंग डेप्थ। ठीक है, अब इसको समझने के बाद हम प्राट के विचारों पर आते हैं। प्राट कहते हैं कि हैव डिफरेंट डेंसिटी विथ डेप्थ इज द सेम। वे कहते हैं कि ये जो माउंटेन्स, प्लेटो और प्लेन्स और ओशनिक बेसिन्स हैं, इनकी सबकी डेंसिटी अलग अलग है और जो जितना ज्यादा ऊंचा उठा है उसकी उतनी कम डेंसिटी है, जो कम ऊंचा है उसकी उससे ज्यादा है, उससे जो कम है उसकी और भी ज्यादा है, और जो सबसे कम जिसकी गहराई है ओशनिक बेसिन्स की, वो उसकी डेंसिटी और भी ज्यादा है। इसलिए वो कहते हैं कि डिफरेंट डेंसिटी, इन सब की अलग अलग डेंसिटी है और डेप्थ इज द सेम। डेप्थ इनकी एक लाइन पर आके, जिसे हम क्षतिपूर्ति रेखा या तल कहते हैं, जो 60 मील की गहराई पर है। यहां पर रूट फॉर्मेशन को ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एरी ने यहां पर रूट फॉर्मेशन को सपोर्ट किया है। प्राट यहां पर रूट फॉर्मेशन सिद्धांत को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्लोटरिंग को तो वो मान रहे हैं, तैराव सिद्धांत को तो मान रहे हैं कि ये सियाल वाला पार्ट इस मैग्मा पर तैर रहा है, इसको तो वो मान रहे हैं। इसलिए निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि ये प्राट का जो सिद्धांत है वो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए इसकी अहमियत आज के समय नहीं है। डज नॉट सपोर्ट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज।
अब यहाँ पर एक साइकिल फॉर्मेशन को समझने की आवश्यकता है। प्राट ने जो बताया था वो वैज्ञानिक है कि हिमालय के ऊपर जो 1 2 3 मैंने आपको ये पार्ट बताए हैं, यहाँ से डेनुडेशन या अनाच्छादन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कटाव होता है, जिसमें अपक्षय और अपर्दन दोनों सम्मिलित हैं, और ये नदियों के द्वारा लाकर महासागर में या बंगाल की खाड़ी में लाके इनका जो मटेरियल होता है वो जमा किया जाता है। तो ये पहला जो ग्लेशियर्स वगैरह से हटा है वो सबसे नीचे है, दूसरा जो नदियों के द्वारा बहा के लाया गया है वो दूसरे नंबर पर है, और फिर तीसरा भी तीसरे नंबर पर है, सबसे ऊपर है। यानी कि जो सबसे ऊपर है वो सबसे नीचे है, और सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर है। और सिर्फ इतना ही नहीं होता, वो कहते हैं बंगाल की खाड़ी में जो सिंकिंग हो रहा, जो डेप्थ में इनकी गहराई में इस मटेरियल का जमाव हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, वो सिर्फ डिपोजिशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनमें सिंकिंग हो रहा है, नीचे की ओर धंस रही है, क्योंकि मटेरियल बहुत बढ़ गया है। मटेरियल बहुत बढ़ने के कारण से ये नीचे की ओर डूब रहे हैं, और डूबते हुए स्लो फ्लो में बहुत धीरे 40 मीटर की डेप्थ के ऊपर ये मूव करते हुए मटेरियल वापस हिमालय की तरफ जाता है और हिमालय को ऊपर उठाने लगता है। तो ये एक प्रकार से चक्र चलता रहता है जो अपर्दन से संबंधित है, और डेनुडेशन और उनसे पृथ्वी के जो मैग्मा चैम्बर में होके जो मटेरियल जा रहा है और वापस से उन कटे हुए क्षेत्रों को, अपर्दित क्षेत्रों को ऊपर उठाने का काम कर रहा है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ऐसा प्राट का विचार है। अब प्राट के बाद में डेली ने भी अपने विचारों को रखा। अब डेली का जो विचार था वो प्राट से काफी संबंधित था। 1925 में डेली ने अपना विचार दिया था, अपना सिद्धांत बनाया था। प्राट ने यहां पर एक लेवल ऑफ कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति तल की बात की थी, जो एक लाइन के रूप में, एक लेवल के रूप में है, तल के रूप में है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 1925 में डेली ने ये कहा कि ये लाइन ऑफ कंपनसेशन नहीं है, बल्कि स्पीयर ऑफ कंपनसेशन, यानी कि क्षतिपूर्ति मंडल है जो लगभग 40 से 50 मील तक की गहराई रखता है। अब बात ये समझ में नहीं आती कि उन्होंने किस रूप में ये कहा, लेकिन इस बात को भी आज के समय में वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। फिर होम्स ने अपने सिद्धांत को रखा। आर्थर होम्स ने कहा कि संवहन तरंगों के कारण से महाद्वीपीय भाग ऊपर उठते हैं, और महाद्वीपीय भाग सियाल से बने हुए बहुत हल्के पदार्थ के हैं, और महासागरीय भाग सीमा के बने हैं जो भारी पदार्थों से बने हुए हैं। अब सियाल और सीमा आप समझते हैं। सियाल मतलब SiAl सिलिका और एल्यूमिनियम, सीमा मतलब Si और Ma सिलिका और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भारी होता है, आप जानते हैं। इसलिए ये पूरा का पूरा वो कहते हैं कि सियालिक पार्ट जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है, महाद्वीपीय भाग है, ये सीमा पर जो कि हैवी मटेरियल से बना हुआ है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसके ऊपर तैरने वाली अवस्था में है, तैर रहा है। तो 2-3 चीजें निकल के आती हैं। एक तो स्थल पर जो भाग जितना ऊंचा होगा उसकी गहराई उतनी ही अधिक होगी। जैसे माउंटेन्स हैं तो माउंटेन्स ऊंचे हैं तो उनकी गहराई, या जड़ भी बोल सकते हैं, उनकी गहराई अधिक होगी। ऐसा नहीं कि एक पार्ट ऊपर है तो 9 गुना नीचे है, जैसा एरी ने कहा था, ये नहीं, लेकिन तुलनात्मक रूप से उनकी गहराई अधिक होगी। पठारी प्रदेश उससे कम ऊंचे हैं, इसलिए उनकी गहराई कम होगी। मैदानी प्रदेश उनसे कम ऊंचे हैं, इसलिए उनकी गहराई कम होगी। और जो ओशनिक बेसिन्स हैं वो तो कई बार मेंटल में जाकर मिल जाते हैं, इसलिए उनकी गहराई कम है। दूसरा पार्ट ये है कि ये जो एरी से संबंधित जो बात है मैंने आपको बताया, ये कॉन्टिनेंटल महाद्वीपों और महासागरों से संबंधित
जितने भी जटिल विषय हैं उनको सुलझाने का प्रयास करती है, एक रास्ता दिखाती है कि हम इस रास्ते पे चलकर और भी आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे होम्स ने कन्वेंशनल सिद्धांत दिया तो होम के कन्वेंशनल सिद्धांत को मानते हुए हम आगे बढ़े और एक नया सिद्धांत निकल के आया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ऐसी थ्योरी है, ऐसा सिद्धांत है जो सर्वमान्य है। हालांकि इसके ऊपर भी प्रश्न उठाए जाते हैं कि विशेषकर जो इसमें जो शक्ति जनित हो रही है, इस शक्ति के ऊपर कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो इनको चलायमान कर रही है इतनी बड़ी बड़ी प्लेट्स को। तो उसका जवाब भी वैज्ञानिकों ने दिया है, जिसके बारे में हमने पूर्व लेक्चर में डिस्कशन किया है, बात की है। तो ये सिद्धांत जितने भी हैं, विशेषकर एरी का जो सिद्धांत है, अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो एरी का सिद्धांत रूट फॉर्मेशन पर है, ये फ्लोटिंग या बायोन्सी के सिद्धांत पर है, जो एक प्रकार से प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को समर्थन देता है, सपोर्ट करता है। दूसरी बात, एक जियोसन क्लाइंस की भी बात की है इन्होंने, भूसन्नति की भी बात की थी। ये भूसन्नति का सिद्धांत भी प्लेट टेक्टोनिक को सपोर्ट करता है। तो आज हम वर्तमान रूप में देखते हैं तो ये पाते हैं कि आइसोस्टेसी एक थ्योरी नहीं रह गई है, बल्कि एक फैक्ट और लॉ के रूप में, एक डॉक्ट्राइन के रूप में है, जो पृथ्वी पर स्थिर, जो पृथ्वी पर स्थापित है। इसलिए हम इसको एक डॉक्ट्राइन या फैक्ट या तथ्य के रूप में जानते हैं और इसके ऊपर ही आधार रखते हुए हम आगे बढ़े। क्योंकि कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि जब आप सीढ़ियां चढ़ेंगे तो एकदम 10वीं 12वीं सीढ़ी पे नहीं पहुंच जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते हुए आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो नीचे वाली सीढ़ियों का भी उतना ही महत्व है जितना छत पर पहुंचने वाली लास्ट सीढ़ी का। तो हर स्टेप के ऊपर रिसर्च आगे बढ़ती है। अब जब हम ऊपर पहुंच गए तो इसका मतलब ये है कि नीचे वाली रिसर्च को हम हटा दें, क्योंकि नीचे वाली रिसर्च कई बार एक नए रास्ते भी खोल देती है। तो ये एक सर्वमान्य तथ्य के रूप में उभर के आया है, इसलिए हम इस भूसंतुलन को एक तथ्य के रूप में, एक डॉक्ट्राइन के रूप में, एक फैक्ट के रूप में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा, प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आप सब लोगों को बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।